हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन की बात करेंगे। और मौर्यकालीन प्रशासन को समझने के लिए अगेन हम लोग एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, प्रिंस कॉलेज, जहां पर आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाती है। यानी कि जिस दिन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उस दिन आपका आईएएस और आरएएस का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में मौर्य काल का केंद्रीय न्यायालय होता था? यानी कि न्यायिक व्यवस्था, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था की विशेष रूप से चर्चा की गई है, इसके बारे में बताया गया है। और जो न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्याय का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, वो कौन होता था? राजा। ओके, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है केंद्रीय न्यायालय, यानी कि जितने भी प्रांतीय न्यायालय थे उन सभी की सुनवाई या अपील कहाँ होती थी? केंद्रीय न्यायालय में। केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? आपके सामने ऑप्शन है उज्जैन, तोसली, मथुरा, पाटलिपुत्र। तो अगर बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग गैस भी करें यानी कि तुक्का लगाने का भी प्रयास करें तो तुक्का बहुत आसानी से लगेगा। हमेशा सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य केंद्र कहाँ होता है? हमेशा राजधानी में। ओके, तो मौर्य काल की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? केंद्रीय न्यायालय स्थित था आपका पाटलिपुत्र में। तो कभी कभी इस तरीके से अनुमान भी लगाना चाहिए, गैस भी करना चाहिए कि आखिर देखिए, आज भी देखिएगा प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे हाई कोर्ट है या भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को सोच भी सकते हैं। तो मौर्य काल की राजधानी क्या थी? प्रमुख पाटलिपुत्र। तो केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित होगा? पाटलिपुत्र में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सूती कपड़ा का सबसे अच्छे किस्म का होता था? यानी कि वो कौन सा स्थान है जिस स्थान का सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता मौर्य काल में? यानी कि मौर्य काल में जो व्यापार होता था, मौर्य काल में जो व्यापार कैसा होता है? व्यापार होता है आंतरिक और व्यापार होता है विदेशी, यानी कि बाह्य व्यापार। और इन दोनों व्यापारों में सूती कपड़े का भी व्यापार होता था। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े का व्यापार प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल में भी होता था। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, 4 में से एक स्थान है जो कि सूती कपड़े का सबसे अच्छा किस्म यहां पाया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है मथुरा, आपके सामने ऑप्शन है अपरांत, आपसे ऑप्शन है कलिंग, चौथा है काशी। आपको एक चीज बता दूं बच्चे कि इसमें से जो सबसे अच्छे किस्म का सूती कपड़ा होता था, कॉटन होता था, वो होता था अपरांत। अपरांत कहां पर है? कोंकण तट को, जो कोंकण तट है उसको अपरांत कहा जाता था। कहते कि मौर्य काल में सबसे अच्छा सूती कपड़ा अपरांत का माना जाता था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा अपरांत। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कलिंग का भी सूती कपड़ा होता था, काशी का भी है, ये सभी सूती कपड़े के स्थान है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो कहाँ मिलता था? आपका मिलता था अपरांत यानी कि कोंकण में।
क्लियर, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम का स्वर्ण कुंड नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से असम का स्वर्ण कुंड नामक स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मंदिर, जहाज निर्माण। सूती वस्त्र हम लोग लास्ट में देख चुके हैं, आपका अपरांत का था, कलिंग में भी होता था, वहां भी होता था, लेकिन यहां जो असम का कौन सा स्थान है, ये असम का एक स्थान है स्वर्ण कुंड। और आपको बताना है ये स्थान स्वर्ण कुंड जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दूं बच्चों, असम के स्वर्ण कुंड का जो रेशमी वस्त्र है, कौन सा, रेशमी, ये स्थान अपने रेशमी वस्त्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। किसके लिए था, रेशमी वस्त्र के लिए। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बी, रेशमी। यानी कि सिल्क क्लोथ के लिए ये प्लेस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था, असम का स्वर्ण कुंड। ओके, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, रेशमी वस्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मौर्य काल में मुजरिस क्या था? निम्नलिखित में से मौर्य काल में एक शब्द है मुजरिस, तो मुजरिस क्या है? मुजरिस नगर कमिश्नर को कहते थे, व्यापारी अधिकारी था, एक बंदरगाह था, एक सैनिक अधिकारी था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मौर्य काल में जो मुजरिस शब्द है, क्योंकि मौर्य काल में आपको क्या पता है, व्यापार होता था। व्यापार कौन सा होता था, दोनों तरीके के व्यापार होते थे। एक होता था आंतरिक व्यापार और एक होता था आंतरिक व्यापार और एक होता था विदेशी व्यापार। तो बच्चों विदेशी व्यापार कहां से होगा, विदेशी व्यापार हमेशा पानी के माध्यम से होगा, यानी कि समुद्री रास्ते से। और अगर समुद्री रास्ते से व्यापार होगा तो व्यापार के लिए केंद्र क्या रहेगा, बंदरगाह। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया सी, मुजरिस मौर्य काल का। ये जो मुजरिस है ये मौर्य काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था, पोर्ट था, जहां से विदेश के साथ व्यापार होता था। क्या होता था, जहां से विदेशी व्यापार होता था। क्लियर, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर है सी, मुजरिस एक बंदरगाह था जहां से मौर्य काल में व्यापार होता था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए वेनिस नामक नगर बसाया था? यानी कि अब देखिएगा कि मौर्य काल में विदेशी व्यापार इतना महत्वपूर्ण था कि एक शासक है, उस शासक ने विदेशी व्यापार के लिए एक नगर का निर्माण कराया। कौन से नगर का नाम क्या है, नगर का नाम है वेरेनिस। अब सवाल होता है वेरेनिस नगर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वेरेनिस नगर का निर्माण किया गया था लाल सागर के तट पे। कहां पे किया गया था, लाल सागर, यानी कि रेड सी। ओके, अब प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि उस नगर का निर्माण किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन है सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, टॉलमी, फिलाडेल्फिया। चलिए इसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। सेल्यूकस कौन है, सेल्यूकस है यूनानी शासक। नो, इन्होंने, ये यूनानी शासक मीन्स ये सिकंदर का सेनापति था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि निर्माण कहां हुआ है, लाल सागर में, और लाल सागर तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा नहीं थी। तो जब किसी शासक की सीमा नहीं है साम्राज्य की,
तो वहां पर वो किसी प्रकार का नगर निर्माण नहीं कर सकता, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कट गया। ऑटोमेटिक अशोक भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी मौर्य शासक है और इसकी भी साम्राज्य की सीमा लाल सागर तक नहीं है, इसका मतलब इसने निर्माण नहीं किया। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है डी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। टॉलमी फिलाडेल्फिया ये मिस्र का शासक था। कहाँ का शासक था? ये मिस्र का यूनानी शासक था, जिसने लाल सागर के किनारे वेरेनिस नगर का निर्माण किया था और इस नगर के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। किसके साथ व्यापार करना? भारत के साथ व्यापार करना। तो बच्चों ये था मौर्यकालीन प्रशासन और कुछ मौर्यकालीन विदेशी व्यापार से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बच्चों आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो सर्किल के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी तैयारी में फ़ायदा मिल सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।